बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इंग्लिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन डिस्कस की हैं वो हमारे पास फ्रीडहाम इंटीग्रल इक्वेशन थी सेकंड काइंड की, जिसके अंदर आपके पास यू ऑफ एक्स जो है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन एंड आउटसाइड द इंटीग्रल साइन जो है वो अपेयर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड, और इसकी जनरल फॉर्म जो है वो आपके पास इस तरह से लिखी होगी। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा जो कोई भी नॉन फंक्शन होगा जो आपको गिवन होगा, इज इक्वल्स टू लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी कर्नल यू ऑफ टी। अब यहाँ पे जो यू ऑफ टी है ये आपके पास इनसाइड द इंटीग्रल साइन ही अपेयर हो रहा है, बाहर आउटसाइड द इंटीग्रल साइन अपेयर नहीं हो रहा। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं कि ये फर्स्ट काइंड की इक्वेशंस हैं। अब हमारे पास जो सेकंड बात यहाँ पे लिखी हुई है कि चूंकि हमारे पास यू ऑफ एक्स सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल साइन के अंदर है, इस वजह से इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। अभी तक हमने जितने भी मेथड डिस्कस किए हैं उनकी मदद से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यू ऑफ एक्स जो है वो इंटीग्रल साइन के अंदर है। इसके लिए हमें पहले इसको जो है वो सेकंड काइंड में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम लोग अपने मेथड को यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो आपके पास फंक्शन होगा उसका और कर्नल का आपस में कोई लिंक होना चाहिए। ठीक है, उसको लाई करना चाहिए कर्नल की रेंज के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कर्नल जो है सपोज के वो ई की पावर एक्स कोस टी है, तो फिर आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो मल्टीपल ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स हो सकता है। मतलब कि आपके पास वो टू ई की पावर एक्स बन जाए, 3 ई की पावर एक्स बन जाए, या खाली ई की पावर एक्स आ जाए, लेकिन उन दोनों का आपस में कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आपके पास इस तरह की चीज़ नहीं होती, इसका मतलब कि आपकी इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक हो गया कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो कंपैटिबल नहीं है कर्नल के, तो आपकी इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो फ्रीडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन ये है कि ये रेडियोग्राफी, स्पेक्ट्रोग्राफी, कॉस्मिक रेडिएशन, सिग्नल प्रोसेसिंग थ्योरी और इमेज प्रोसेसिंग में जो है ये यूज़ होता है। जब आप इसको एडवांस लेवल पर जाकर स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन बाकायदा तौर पर जो है वो पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कि ये किस चीज़ में किस तरह से अप्लाई होती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसकी नेचर की बात करते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक नेम है इल पोस्ट प्रॉब्लम्स। ऐसी इक्वेशंस को हम लोग इल पोस्ट प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, या तो आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो यूनिक नहीं होगा। मतलब उसका एक से ज़्यादा कोई जो है वो सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास इस इक्वेशन की जो नेचर है उसको हम लोग बोलते हैं इल पोस्ट। ये आपने याद रखना, मे बी एमसीक्यूज़ के लिए ये पूछा जाए। इसके अलावा आपके पास जो अगली बात है वो ये है कि अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है जी रेगुलराइजेशन मेथड। रेगुलराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि अपनी फर्स्ट काइंड वाली इक्वेशन को पहले हम सेकंड काइंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कोई स्टैंडर्ड सॉल्विंग मेथड जो है वो उसको अप्लाई करेंगे जो अभी तक हमने चैप्टर में डिस्कस किए हैं, जैसे एडोमिन हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, सक्सेसिव मेथड हो गया, कोई भी हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले क्या करना है हमने कि हमने इसको रेगुलराइजेशन मेथड की मदद से फर्स्ट काइंड से सेकंड काइंड में कन्वर्ट करना है। आपका यू ऑफ एक्स इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ अपेयर होगा, उसके बाद हम लोग कोई मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या है जी कि आपके पास जो इसकी जनरल फॉर्म इस तरह से होगी, आपने एक एप्सिलॉन स्मॉल पैरामीटर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है इस तरह से कि एप्सिलॉन यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स, ये यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स जो है वो अंदर इनसाइड द इंटीग्रल साइन भी आएगा। उसके बाद जो एप्सिलॉन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाकर दोनों एफ ऑफ एक्स और कर्नल के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जो आपकी इक्वेशन नंबर बी बनी है ये आपकी सेकंड काइंड में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी को आपने यूज़ करना है, इस पर आप लोग अप्लाई करेंगे जी अपना कोई भी मेथड जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद आप क्या करें, यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स का जो आंसर है वो निकल आएगा, लेकिन ये आपका रियल सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि आपके इक्वेशन नंबर ए का सोल्यूशन नहीं होगा। नंबर ए का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाले सोल्यूशन पे अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। जब आप लोग अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास यू ऑफ एक्स जो है वो इक्वेशन नंबर ए का सोल्यूशन निकल आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं, कंबाइंड मेथड ऑफ रेगुलराइजेशन एंड डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड टू सॉल्व दिस फ्रीडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। इक्वेशन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे जी रेगुलराइजेशन मेथड। उसकी मदद से यहाँ पे यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा, एप्सिलॉन दोनों तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इनसाइड द इंटीग्रल साइन भी आपके पास जो है वो एप्सिलॉन की फॉर्म में ही यू ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यूज़ करना है डायरेक्ट कंप्यूटेशन मेथड। तो आप लोग सेपरेट कर देंगे जी कर्नल को, ई की पावर 2x जो है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इस पूरे इंटीग्रल पार्ट को अल्फा की इक्वल लेट कर लेंगे। आपकी यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाली इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक हो गया, अल्फा को सोल्व करेंगे, आपके पास जहाँ पे यू एप्सिलॉन ऑफ एक्स है इसकी पूरी इक्वेशन जो है उसको इन टर्म्स ऑफ टी पुट कर देंगे, तो आपकी ई की पावर 2x जो है वो ई की पावर 2t बन जाएगा।
अब ये वाला e की पावर 2t और जो पहले से ही हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में मौजूद है e की पावर माइनस 2t, ये दोनों आपस में जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा क्योंकि e की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है। 1 की इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास आंसर जो है वो 1/2 आ जाएगा। आपके पास टर्म्स बनेंगे, उसमें से अल्फा वाले टर्म्स को जो है वो हम लोग एक तरफ ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास अल्फा का आंसर 1/2 इंटू 1 + 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। इसको आपने पुट करना है u एप्सिलॉन ऑफ x वाली इक्वेशन के अंदर, जहाँ पे अल्फा था वहाँ पे ये पूरी टर्म आ जाएगी, साथ एप्सिलॉन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास u एप्सिलॉन ऑफ x की वैल्यू जो है वो e की पावर 2x ओवर 1 + 2 एप्सिलॉन आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास ये आंसर आया है जी u एप्सिलॉन ऑफ x का, लेकिन आपको चाहिए था आपकी रियल इक्वेशन का, जो क्वेश्चन की इक्वेशन है उसका आंसर चाहिए था। तो उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन ऑफ x वाली वैल्यू के ऊपर आप लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होती है जी u ऑफ x की, यानी कि लिमिट लगाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन, जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन है जो फर्स्ट काइंड में थी, उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एप्सिलॉन वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी, तो e/2x जो है वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ करना है जी रेगुलराइजेशन मेथड और साथ में एडोमेंट डिकम्पोजिशन मेथड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इसको सेकंड काइंड में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेगुलराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास u एप्सिलॉन ऑफ x जो है वो आउटसाइड द इंटीग्रल साइन आ गया है। इसके बाद एप्सिलॉन दोनों टर्म से डिवाइड हो चुका है। अब हमने यूज़ करना है डोमेन मेथड, और डोमेन में हमें पता है कि u नॉट ऑफ x किस चीज़ के इक्वल होता है जी, f ऑफ x के। तो यहाँ पे f ऑफ x जो है 1/5 एप्सिलॉन x के इक्वल है। ठीक है, तो ये पूरी टर्म हमारी u नॉट ऑफ x बन जाएगी। उसके बाद हम लोग एक रिलेशन यूज़ करेंगे जिससे हम लोग बाकी तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो क्या होता है जी कि लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। यहाँ पे जो n होगा वो आपने पिछले वाला कंपोनेंट जब फाइंड किया होगा, जैसे n आप 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, तो आपके पास आने वाला जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू निकलती आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे n को कंसीडर कर लेते हैं जी 0 के, तो 0 + 1 आपका 1 आ जाएगा, मतलब कि u1 ऑफ x की वैल्यू आप लोग फाइंड करने लगे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे जी, u नॉट ऑफ x जो आपने भी फाइंड किया था उसको इन टर्म्स ऑफ t यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, t² की इंटीग्रेशन होगी, पावर में ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा u एप्सिलॉन 1 ऑफ x। u1 ऑफ x वाले आंसर को इन टर्म्स ऑफ t पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, आपके पास जो है वो एप्सिलॉन 2 ऑफ x का आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि u ऑफ x जो है वो इन तमाम टर्म्स का जो है वो सम होता है, तो यहाँ पे u एप्सिलॉन ऑफ x जो है वो इन तमाम टर्म के सम की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसमें से आप लोग जो है वो x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि हर एक टर्म के अंदर आपके पास x मौजूद है। फिर आप देखेंगे कि 1/5 एप्सिलॉन जो है वो भी इन तमाम टर्म्स में कॉमन है, उसको भी आप लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है ना, तो उस सीरीज़ को अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनेगी जिसकी कॉमन रेशो 1/3 एप्सिलॉन निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस सीरीज़ में जो साइन है वो अल्टरनेटिव है, अगर साइन अल्टरनेटिव हो तो सम के फार्मूले में 1/1 + r आता है। ठीक है, 1 - r नहीं आता, तो यहाँ पे आप लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास u एप्सिलॉन ऑफ x का आंसर जो है वो आ जाएगा। अब आपने फाइंड करना था ओरिजिनल इक्वेशन का आंसर। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करें, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। जब इस टर्म पे आप लोग एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। 3/5x जो है ये आपका फाइनल आंसर बनेगा।